इंसानी दिमाग और लालच इन दोनों की कोई इंतहा नहीं। इंसानी दिमाग बेहद खतरनाक, अच्छे काम में लगाए तो अच्छा और बुरे काम में लगाए तो पता नहीं कहां तक पहुंचे। 6 लोग दुबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। ये 6 लोग एक साथ एक दूसरे को जानते थे, लेकिन 2 अलग अलग फ्लाइट पकड़ते हैं। 4 दुबई से सीधे मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं और 2 दुबई से सीधे दिल्ली के लिए। जो 4 लोग दुबई से दिल्ली बल्कि मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, उनके नाम थे मुतालिब, अजहरुद्दीन, शान आलम और जुल्फ़िकार अली। इन चारों को दुबई से मुंबई उतरना था। तारीख थी 23 मई और दोपहर की फ्लाइट थी। ये चारों वक्त पर मुंबई उतर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। दुबई से मुंबई की फ्लाइट लगभग 2 घंटे के आसपास की। उसी दिन 23 मई को ही 2 और लोग दुबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। इन दोनों के नाम थे मोहम्मद नावेद और जाहिद अली। अब 6 लोग दुबई से इंडिया पहुंचे, 4 मुंबई और 2 दिल्ली। अब जो मुंबई से दिल्ली पहुंचे, मतलब जो दुबई से मुंबई पहुंचे, उन्होंने मुंबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ी, जो 4 लोग थे। और जो दिल्ली आया वो डायरेक्ट दिल्ली उतर गए। लेकिन दुबई से दिल्ली वालों ने फ्लाइट इस तरीके से पकड़ा था कि जो उनके 4 साथी मुंबई पहुंचेंगे, जब वो मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे तो लगभग टाइमिंग एक होगी, 1 घंटे का फर्क होगा। तो खैर 6 के 6 अब इंडिया लैंड कर चुके हैं। जो 4 लोग मुंबई में उतरे तो उन्होंने दूसरी फ्लाइट पकड़ी वहां से दिल्ली की, और दिल्ली वाले दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। अब मुंबई वाले भी दिल्ली पहुंच गए, 6 के 6 इकट्ठा हो गए। 6 के 6 एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। पहले से इन्होंने एक टैक्सी बुक कर रखी थी और इन्हें अब दिल्ली से रामपुर जाना था। दिल्ली से रामपुर लगभग आप मान के चलिए 200 किलोमीटर। तो अब ड्राइवर इनका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर का नाम जुल्फ़िकार। 6 के 6 उसकी गाड़ी में बैठ गए और आर्टिगा कार थी। 6 के 6 अब वहां से निकलते हैं और रामपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जब ये रामपुर के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में एक मुरादाबाद के करीब एक टोल प्लाजा पड़ता है, जो अब बंद हो गया है। लेकिन रास्ता वैसे ही उसी से आपको गुजर कर जाना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ी सी गाड़ी की रफ्तार स्लो हो जाती है। तो उसी मुरादाबाद के बंद पड़े टोल प्लाजा के जैसे ही ये गाड़ी क्रॉस करने वाली होती है, आर्टिगा, उनके सामने 2 और गाड़ी खड़ी होती है, एक तरह से रास्ता रोककर। उसमें से एक थी बोलेरो और दूसरी थी स्विफ्ट डिजायर। अब वो 2 गाड़ी इस आर्टिगा कार का रास्ता रोक लेते हैं, जिसमें 6 लोग वो बैठे हैं जो दुबई से आए, और साथ में उनका 7वां ड्राइवर जुल्फ़िकार। बोलेरो और स्विफ्ट कार से 3-4 लोग उतरते हैं और कहते हैं कि हम कस्टम से हैं, आपकी तलाशी लेनी है, आपके सामान की तलाशी लेनी, आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए। ये 6 के 6 घबरा जाते हैं। उनके पास पिस्टल भी था। उन्होंने कहा हमारे पास सरकारी पिस्टल भी है। अब डर की वजह से 6 के 6 दोनों गाड़ियों में, बोलेरो में और स्विफ्ट डिजायर में बिठा दिया जाते हैं, और साथ में ड्राइवर को भी बिठा दिया जाता है। तो 7 लोग अब 2 गाड़ी में, और उनकी आर्टिगा वहीं साइड में खड़ी कर दी जाती है और अब ये वहां से निकल पड़ते हैं। अब ये 6 लोग परेशान हैं। ड्राइवर तो चलो बेचारा यहीं से था कि ये कस्टम वाले आ गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। गाड़ी चल रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी अचानक हाईवे से कच्चे रास्ते पर घूम जाती है और एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी रुक जाती है। आसपास में थोड़ा सा जंगल था। गाड़ी रुकती है। 6 के 6 देखते हैं कि ये कहाँ ले आए। इसके बाद उनसे कहा जाता गाड़ी से नीचे उतरो। गाड़ी से जब वो लोग नीचे उतरते हैं तो अचानक वो लोग रिवॉल्वर दिखाकर उनसे कहते हैं कि ये बताओ, तुम में से किस किस के पेट में गोल्ड है, यानी सोना है। ये सुनते ही उन 6 के 6 की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो कहते हैं आपको गलतफहमी हुई है। कस्टम वाले कहते हैं हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। वो हाथ पैर जोड़ते हैं। कहता नहीं, बताओ किस किस के पेट में। वो कुछ बताते नहीं है। तभी वो कस्टम के अफसर आपस में बात करते हैं कि ये लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो हमारी टीम में एक डॉक्टर भी है, चलो इन सब के पेट को चीरते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके इनके पेट से गोल्ड निकाल लेंगे। ये सुनकर वो और घबरा गए। अब उधर ड्राइवर बदहवास, अच्छा उन्होंने ड्राइवर को किनारे में छोड़ रखा क्योंकि ड्राइवर उनके लिए वांटेड था ही नहीं। उन्हें पता था ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं है। अब इन 6 के पीछे कस्टम वाले सारे लोग पड़े हुए हैं, ड्राइवर अलग है। उसने देखा कि सारे का ध्यान उस तरफ है,
ड्राइवर ने मौका देखा और वहाँ से 1, 2, 3 दौड़ता हुआ भाग गया। इन लोगों ने उसे भागते हुए देखा, फिर कहा जाने दो। ड्राइवर हाँफता काँपता वहाँ से दूर गया। दूर जाने के बाद उसने 112 नंबर पर सीधे पुलिस को कॉल किया। उसने कहा साहब हम अपने कुछ पैसेंजर को लेकर आ रहे थे और ऐसे ऐसे कुछ सरकारी अफसर हैं, उन्होंने कर रखा और शायद उनके पेट वेट चीरने की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही पुलिस हरकत में आई, कंट्रोल रूम तक मैसेज किया। फिर जो सीनियर पुलिस अफसर थे उन्हें भी लगा कि ये क्या बात है, 6 लोग, और अगर कस्टम वाले हैं तो उनके एरिया में बिना इन्फॉर्म किए वे कैसे आए। अब आनंद फानन में सारी पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है। जब लोकेशन पर पहुंचती है तो कस्टम वाले और 6 के 6 वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है चलो जान बची, पेट कम से कम अब नहीं कटेगा। पुलिस को देखती है, अब कस्टम वाले गोली चला देते हैं। जवाब में पुलिस भी गोली चलाती है, वो घबरा जाते हैं। इसके बाद कुछ भाग लेते हैं, 2-3 पकड़े जाते हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं तब पुलिस वालों को पता चलता है कि ये कस्टम वाले नहीं है, कस्टम के भेस में लुटेरे। 6 की जान बच गई। वो लोग पकड़े गए। अब 6 पुलिस के पास। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि ये बताओ, ये कस्टम वाले हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोग घबरा रहे हो, और दूसरा ये कि क्यों तुम्हारे पेट चीरने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है तुम्हारे पेट में। अब वो सब हवा खराब पुलिस पूछ के कह रहे नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वालों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब उन 6 के 6 को थाने ले आए, सीनियर अफसरों के सामने पेश किया गया। सीनियर अफसर को इतना पता था कि कुछ गोल्ड की स्मगलिंग कैसे की जाती है। उन्होंने कहा भैया अब तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे पेट में क्या है। तब उन्होंने सच्चाई बताई। उन्होंने कहा साहब इस वक्त हमारे पेट में करीब 1 किलो से ज़्यादा सोना है, हम 6 लोगों के पेट में, कैप्सूल की शक्ल में है। कुछ हमने कैप्सूल की शक्ल में मुंह से खाया और कुछ प्राइवेट पार्ट्स के जरिए हम लोगों ने अंदर ले लिया। पुलिस परेशान, अब कैप्सूल के जरिए पेट में, तो उन्होंने कहा निकालते कैसे हो। तो उन्होंने कहा साहब हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद वॉशरूम जाते हैं और फिर उसी रास्ते से सारा कैप्सूल बाहर आ जाता है। अब अभी तक ये है कि इन लोगों के पेट में कुछ है, सबूत तो है नहीं। और पुलिस वाले ये भी परेशान कि ये लोग दुबई से यहाँ तक आ गए, कहीं चेकिंग नहीं, कस्टम पे, एयरपोर्ट पे, ये कैसे। खैर पुलिस वाले ने कहा कि पहले इनके सबूत तो बरामद करो। अब उन्होंने कहा कैसे निकालते हो, तरीका बताओ। तो उन्होंने कहा साहब जितना ज़्यादा खाएंगे और जितना ज़्यादा पानी पिएंगे या कोल्ड ड्रिंक पिएंगे उतनी आसानी से बाहर निकल आएगा। अब बेचारे पुलिस वाले कह रहे हैं क्या खाओगे, अब आप देखिए कह रहे हैं बिरयानी खाएंगे। अब पुलिस वाले ने उन लोगों के लिए बिरयानी मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाई। कुछ तस्वीरों में कोल्ड ड्रिंक आप देखेंगे भी। मतलब पुलिस वाले खातिरदारी कर रहे हैं उन लोगों की जो थोड़ी देर के बाद अब एक तरह से उनकी ऑफिशियली हिरासत में होने वाले हैं। खैर अब पुलिस वाले मंगाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खा रहे हैं, वो बाथरूम जा रहे हैं, कुछ कैप्सूल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और खिलाते जा रहे हैं। कहते हैं करीब 10,000 रुपये की बिरयानी इन 6 लोगों को खिला दी, कोल्ड ड्रिंक सब। एक एक करके बहुत सारे कैप्सूल बाहर आए। फिर पता चला कि कुछ कैप्सूल हो सकता है, अब इन्हें क्या, उन्होंने कहा गिनती के हिसाब से तो कुछ है। फिर पुलिस वालों ने डॉक्टर को बुलाया, इनको अस्पताल ले गए, इनका एक्सरे हुआ, इनके बाकी चीज़ें हुई, तस्वीरें आई, तो पता चला एक के तो पेट में अभी भी एक कैप्सूल फंसा हुआ है। अब उसको भी निकालने की तैयारी की जा रही है, उसको और कहा जा रहा खाओ। अब वो कैप्सूल कहीं गलत जगह फंस गया। खैर ये सब चलता रहा। अब उनसे पूछताछ हुई, ऑफिशियली पता चल गया है लोग स्मगलर हैं, गोल्ड अपने जिस्म के अंदर छुपा कर लेकर आते हैं। तो पूछताछ हुई कि भाई ये तुम लोग करते क्या हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो। तो पूरी कहानी है ना, अजीब कहानी है। रामपुर और आसपास के मुरादाबाद के कुछ ज्वेलर्स हैं जौहरी, उन्हें पता है कि दुबई में गोल्ड पे जीएसटी नहीं है और दुबई के गोल्ड की क्वालिटी जो है इंडिया से बहुत बेहतर होती है, और दुबई में बहुत सारी रियायत है टैक्स वैक्स को लेकर। तो दुबई से जो गोल्ड आता है उसकी यहाँ पे क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसके रेट थोड़े ज़्यादा भी लोग देने को तैयार होते हैं। तो कई ऐसे ज्वेलर या जौहरी हैं जो दुबई से गोल्ड मंगाते हैं, उनके पैसे बचते हैं, कस्टम के जरिए आ नहीं रहा, जीएसटी बचती है, और गोल्ड सस्ता भी है दुबई में।
तो आराम से अगर 1 किलो गोल्ड मंगाया तो 20 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए सेविंग के। तो कुछ ज्वेलर्स ने एक पूरा धंधा चला रखा है। वो नए नए लड़कों को ढूंढते हैं, कहते हैं कि दुबई घूमने जाना है, वो कहता हाँ। इसके बाद वो उसका पासपोर्ट बनाते हैं। अब उसके लिए ट्रैवल एजेंट के जरिए इनका नेक्सस, ट्रैवल एजेंट के साथ समझौता करते हैं और उसे बता देते हैं कि किस धंधे के लिए भेज रहा हूँ, उसको कुछ कमीशन दे देते हैं। ट्रैवल एजेंट इन लोगों के पासपोर्ट बनाता है, ट्रैवल एजेंट इन लोगों की दुबई में होटल की बुकिंग करता है। अब इन्हें कहा जाता है कि तुम्हें दुबई जाना है, 5-6 दिन रहना है, कुछ नहीं करना, दिन भर खाओ पियो घूमो, बस वापसी में कुछ कैप्सूल निकलना है और निकल गया जाना। तो कहते हैं ठीक है। अब कैप्सूल आम कैप्सूल ही है जैसा होता है, थोड़ा सा मोटाई ज़्यादा होता है, लेकिन तो आराम से उसमें एक कैप्सूल में 25-30 ग्राम गोल्ड समा जाता है। और इनमें तो इतने हैं कि हैबिचुअल हो गए हैं ये कैप्सूल निकलने की, मतलब इनके लिए जैसे चॉकलेट और कुछ मिठाई है जिसको निकलना है, गोली है। तो ट्रैवल एजेंट के जरिए होटल की बुकिंग हो गई, पासपोर्ट बन गया, वीज़ा मिल गया, कोई मुश्किल होता नहीं है दुबई का। अब वहाँ होटल में जाकर इन्हें बस घूमना फिरना खाना पीना है। उसके बाद तय वक्त पर इनसे कहा जाता है कि अब चलो निकलो, और वहाँ से निकलो। तो फिर वो कैप्सूल निकल लेते हैं। उसके बाद शर्त यही होती है कि तुम जब कैप्सूल निकलोगे उसके बाद तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं जब तक अपने मकाम मंजिल तक नहीं पहुँच जाओगे, क्योंकि अगर कहीं रास्ते में पेट खराब हो गया, बाथरूम जाना पड़ा, तो वो गोल्ड निकल जाएगा। अब इनके लिए बाथरूम भी बड़ा ख़ास होता था इस गैंग के लिए। जो शीट होती है उसके ऊपर जाली लगा दी जाती थी ताकि जो प्राइवेट पार्ट से निकल रहा वो प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉलीथिन में, तो वो सब उसी पर आ जाए और फिर उसमें से निकाल लें। और कैप्सूल जो है वो भी सेफ रहे, कमबोर्ड में ना गिरे। तो इसीलिए खाते पीते नहीं थे। एक बार कैप्सूल निकला उसके बाद जब तक ये पहुंच नहीं जाए और जब तक वो कैप्सूल बाहर नहीं आ जाए उससे पहले ही खाएंगे उसी खुफिया जगह पर, वरना कहीं नहीं। तो फ्लाइट में भी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और इन्हें कहा जाता था 20 से 30 हज़ार रुपये एक ट्रिप के तुम्हें मिलेंगे। तो एक तरह से कुरियर बॉय होते थे, तो उनको 20 से 30 हज़ार मिल रहा है, दुबई फ्री में घूमना फिरना, गाड़ी, खाना पीना, अच्छा होटल, और क्या चाहिए। महीने में एक ट्रिप लगाया, 20 से 30 हज़ार कमा लिया, घूम भी लिया। तो ऐसे नौजवान लड़कों को ये पकड़ते थे। तो पहला तो हो गया जो ज्वेलर जिसको ये काम कराना है, दूसरा हो गया ट्रैवल एजेंट जिसको सारा इंतजाम कराना, और तीसरा कई बार ऐसा होता है कि ये कैप्सूल या ये फिर गोल्ड पेट के किसी हिस्से में फंस जाता। तो कुछ डॉक्टरों के साथ भी इनका नेक्सस था। उस डॉक्टर का काम ये था कि अगर किसी तरीके से नहीं निकल पाए तो फिर पेट का ऑपरेशन करो, चीर के निकालो। कहते हैं कि इसमें कई लड़कों की जान भी चली गई, लेकिन धंधा है, पैसा आ रहा है, तो ये सब चलता रहा। और इस तरीके से फिर जब ये वापस आते तो फिर ये गोल्ड निकल जाता। और 6 के, अगर जैसे ये 6 के गैंग में थे, इन 6 के पास करीब 1.25 किलो सोना था। 1.25 किलो सोना मतलब आप समझ रहे हैं। तो एक ट्रिप में कितना फायदा हो गया। अब सवाल ये था कि ये 4 मुंबई उतरे, 2 दिल्ली उतरे, फिर एयरपोर्ट पे किसी ने कुछ नहीं रोका, रामपुर से आगे निकल गए मुरादाबाद के पास। 2 गाड़ियों में कस्टम अफसर बनकर लोग इन्हें रोकते हैं, वो भी फर्जी लुटेरे। तो कैसे पता चला कि ये गोल्ड लेकर आ रहे हैं। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की, पहले तो उस ज्वेलर तक पहुंचा जिसके लिए गोल्ड लेकर आ रहे थे, वो रामपुर का ही एक बंदा निकला, तो शायद जाहिद उसका नाम। तो उसने बताया कि जहां से दुबई में इन लोगों को गोल्ड इस कैप्सूल की शक्ल में दिया जाता, वहां भी इनके लोग होते हैं। उन्हीं में से एक ने अपने दोस्तों से मुखबिरी कर दी और कहा ये 6 नाम है, 6 लोग हैं, इनके फ्लाइट नंबर ये है और ये इतने बजे लैंड करेगी और ये दिल्ली से 6 के 6 एक साथ रामपुर के लिए निकलेंगे और इनकी गाड़ी भी है। अब सारी यहाँ खबर मिल गई। अब जो बदमाश थे जिसको मुखबिरी हुई, उन बदमाशों ने कस्टम अफसर बनकर इनको लूटने का प्लान बनाया और वही किया कि अपने साथ गाड़ी मिलेगा। खैर भांडा फूटा और वो 2 पकड़े गए। लेकिन सवाल ये था कि कस्टम से कैसे बच जाते हैं ये लोग। तो पता चला कि जब ये दुबई से गोल्ड लेकर चलते हैं तो वहां के एक बाकायदा गेट नंबर तक इनको बताए जाते हैं कि किस गेट नंबर से एंट्री करनी है।
उसकी वजह यह है कि इंसानों की तलाशी सिर्फ ली जाती है हाथ से। बैग और लगेज जो जाता है वो आपको मशीन, एक्सरे मशीन से गुजरनी होती है। लेकिन कई बार कुछ शक होता है तो फिर इंसान को भी देखते हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो वहां सिक्योरिटी जो स्टाफ थे उनके साथ भी इनका नेक्सस था। तो जिस गेट पर उसकी ड्यूटी होती, उसी गेट से उस दिन बता दिया जाता है कि आज मैं इस गेट पर इतने नंबर पर हूं, इसी गेट से तुम्हें आना है। तो वहां कोई तलाशी नहीं होती, ना उनको होती, और चले आते। तो दुबई से ये निकल गए। अब दुबई में गोल्ड वोल्ड ले जाने पर वैसे भी आपको पैसे और ये सब तो लगते नहीं, शायद वहां फ्री है। तो वहां से ये लेके निकल गए। लेकिन अब अगर बैग में लेके निकलेंगे तो भी वहां से छोड़ भी दे तो इंडिया में तो आके पकड़े जाएंगे। तो अब ये है कि जो गोल्ड लेकर आना है वो इंडिया तक नजर ना आए, तो इसीलिए ये अपने पेट के अंदर डाल लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो अब दुबई से निकल गए क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मिली भगत है। अब ये फ्लाइट में बोर्ड करते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद अब इन्हें ये पता है कि यार फ्लाइट में खाना पीना नहीं है, वरना क्या पता कब बाथरूम जाना पड़े, टॉयलेट का यूज करना पड़े। तो ये बिना खाए पिए अपना सफर करते हैं। अब पहुंचे इंडिया। अब इंडिया में मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके भी, तो आपके लगेज की जो है वो तो तलाशी होती है, उसको एक्सरे मशीन से गुजारा जाता है। लेकिन आम जो हम लोग मुसाफिर आते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मेटल डिटेक्टर से गुजारते हैं, या फिर आप सीधे इमिग्रेशन के पास जाते हैं और निकल लेते हैं। तो यहाँ बॉडी की तलाशी पूरी कम होती है। कुछ एयरपोर्ट पे यहाँ पे भी सेटिंग है। तो लगेज की तलाशी हो गई, बैग में तो इनके कुछ होता नहीं क्योंकि सब सारा माल तो जिस्म में छुपा रखा है। और अब उसके बाद ये आराम से एयरपोर्ट से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद अब इन्हें पहुंचना होता अपनी मंजिल पर। वहां जैसे ही जाते हैं वहां पहले से ही इनके लिए खाना पीना सब तैयार होता है, इनकी मनपसंद का, ताकि जितना ज़्यादा, जितनी शौक से खाएंगे, जितनी जल्दी खाएंगे, उतना जल्दी सोना उगलेंगे। क्या कहें इसको, सोना उगलना ही होगा। तो लेकिन ऐसा कई बार हुआ। एक दिल्ली में 1-2 जगह पर इनके कुछ डॉक्टर हैं, कुछ तो झोला छाप भी है, कि मुश्किल आ गई, सब कुछ दे रहे हैं, खाना पीना, पर अटक गया किसी गलत जगह पर, अब बाहर नहीं आ रहा है। तो बाकायदा कुछ अच्छे डॉक्टरों से तो चलो पेट की सर्जरी कराई, पर इनका डर ये होता है कि कहीं अगर किसी हॉस्पिटल में बड़े या किसी बड़े डॉक्टर के पास भेजा और सर्जरी हुई और गोल्ड निकला तो फिर बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए अपने उन कुरियर बॉय की जान को खतरे में डालकर झोला छाप और बाकी उस तरह के डॉक्टरों के जरिए इनके पेट को भी चिरवा देते हैं, सिर्फ चंद ग्राम सोने के लिए। तो इस तरीके से ये सारा खेल चल रहा है। अब इस एक फेक कस्टम अफसर के चक्कर में जब ये पूरा मामला सामने आया तब पता चला है कि इसके पीछे एक पूरा नेक्सस है। बहुत सारे इसमें जो कस्टम के लोग हैं वो भी कुछ मिले हुए हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे सुनार के हैं, जौहरी की दुकान वाले हैं, ये इन सारों ने भी गैंग बना रखा है और इन सभी को दुबई के प्योर गोल्ड की ज़रूरत होती है। तो अब जांच चल रही है और इस जांच के बाद जो सबसे ज़्यादा अभी एक म्यांमार से भी, इसके अलावा और किस किस रूट से, म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल और कहाँ किस रूट से ये लोग बाई रोड भी लेकर आते हैं। और अभी तक जितने स्मगलिंग के गोल्ड हैं, मुश्किल से 20-30% भी हमारी कस्टम या फिर बाकी एजेंसियां नहीं पकड़ पाती हैं, वो आ जाती हैं। वजह यही है कि उसके तरीके अलग अलग हैं। अब कई ऐसे ज्वेलर जो हैं वो रिडार पर हैं, पुलिस कुछ को उठा चुकी है, पूछताछ हो रही है। इनके अलावा कई ऐसे कुरियर बॉय जो इससे पहले गए, उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। जो आपके ट्रैवल एजेंट जिसने अब तक पासपोर्ट बनाया, उनको शिनाख्त कर उनको भी घेरा जा रहा है। कुछ डॉक्टर जिन्होंने पेट चीर के न मालूम अब तक कितने सोना निकाले हैं, वो भी गिरफ्त में हैं। कुल मिलाकर एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। ये तो सिर्फ एक रामपुर और मुरादाबाद के आसपास की बताई मैंने आपको, वरना आए दिन ये खबर अक्सर आती रहती है कि कैसे कस्टम वाले ने गोल्ड बनाया जो अपने जिस्म में छुपा कर लेकर आ रहे थे। तरीके भी बड़े अजीब अजीब है। लेकिन सबसे ख़तरनाक यहाँ यही होता है कि अगर कहीं सोना इधर उधर गलत जगह पे फंस गया तो जान
तक पर बनाती है। और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें ये है कि ऐसे कई कुरियर बॉय की मौत हो चुकी है अचानक। उसकी वजह ये थी कि उनके पेट में दर्द हुआ, सर्जरी हुई, सर्जरी गलत हो गया, और पुलिस अब उन सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी मौत, उनकी सच्चाई, वो फाइलें भी खोल रही है ताकि इस नेक्सस की जड़ तक पहुंच सके। तो सोचिए, इंसान का दिमाग और इंसानी लालच क्या कुछ नहीं करवाता। कत्ल की तफ्तीश, कत्ल की वजह, कत्ल करने के तरीके, साजिश, कत्ल के बाद उसको छुपाने के तमाम तौर तरीके, पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल, हर क्राइम के पीछे ये सारी चीज़ें होती हैं। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे क्राइम की खबरें आती हैं जो फिर से चौंकाती हैं। अब ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है कि आज के ज़माने में लोग कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो कुरियर से, पार्सल से तमाम चीज़ें आती हैं और डिलीवरी होती है, डिलीवरी बॉय लेकर आता है। सोचिए कि कोई कातिल कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद एक लाश को एक तरह से लकड़ी के बॉक्स में पैक करता है। पैक करने के बाद उस पर बाकायदा एक एड्रेस लिखता है। एड्रेस लिखने के बाद वो एक टेम्पो हायर करता है और फिर उस टेम्पो वाले को उस एड्रेस को देता है, उसके पैसे देता है और कहता है ये पार्सल ले जाकर फलाने पते पर डिलीवर कर दो। पार्सल आता है, पार्सल खोला जाता है, अंदर से लाश निकलती है। मतलब किसी कातिल को कोई लाश भेजने के लिए पार्सल का सहारा लेने पड़े, और पार्सल से भेजे तो इसका मतलब ये भी है कि या तो उसकी सनक है कुछ, या फिर उसे खौफ नहीं है कानून का पकड़े जाने का। लेकिन यह हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गोदावरी, बहुत ही चर्चित डिस्ट्रिक्ट है ये, और इसी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से ये एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। और इस खबर के आने के बाद उस पूरे इलाके में जहाँ पे ये पार्सल आया है कि एक महिला के एड्रेस पर ये पार्सल आया था और उसी ने इसको खोला। खोलते ही उसकी चीखें निकल गई। इसके बाद फौरन आस पड़ोस के लोग आए, फिर किसी ने पुलिस को फौरन खबर दी क्योंकि मामला ही इतना सीरियस था। और अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा कौन कातिल है बेखौफ जो यूं पार्सल से लाश भेज रहा है। न सिर्फ लाश भेज रहा है बल्कि उस बॉक्स के अंदर वो एक लेटर भी भेजता है। उस लेटर में उसकी एक डिमांड है, एक धमकी है, लेकिन कौन है ये पता नहीं। ये कहानी आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली एक महिला नागा तुलसी की है। नागा तुलसी की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 10 साल पहले एक रोज उसका हस्बैंड घर से निकला और गायब हो गया। 10 साल बीत गए। 2014 की बात है जब वो गायब हुआ था। अब 24 आ गया, 24 भी खत्म होने वाला है, लेकिन ना वो लौट कर आया, ना उसकी कोई खबर आई। बहुत लोगों ने ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट की। धीरे धीरे वक्त बीता, लगा कहीं पत्नी को छोड़कर चला गया, किसी दूसरी जगह चला गया, ये कुछ उसके साथ हो गया। लेकिन क्या हुआ सच्चाई किसी को पता नहीं। अब पति के जाने के बाद नागा तुलसी कुछ वक्त तक तो अपने ससुराल में रही। अब पति है नहीं तो ससुराल वाले भी है कि उनका नज़रिया बदल गया। धीरे धीरे फिर वो वक्त बीता तो अपने मायके चली गई। अब अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ रहने लगी नागा तुलसी। नागा तुलसी माँ बाप के ही साथ रह रही थी, तभी शायद माँ बाप को भी लगा कि अब शादी के बाद बेटी को ससुराल में होना चाहिए, मायके में रह रही है, कुछ बोझ जैसा। तो उसे कई बार इस बात का एहसास हुआ। फिर उसने कहा माँ बाप पे तो बोझ बनूंगी नहीं। तो उसने अपने मायके से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा घर खरीदा और पहले तो किराए पे रहने लगी और एक घर खरीदा। लेकिन वो वैसे ही था कि उसको रहने के लिए बनाना था। अब इतने पैसे थे नहीं नागासाकी के पास। जब वो किराए पर आई तो उसकी बहन जो है वो भी उसके साथ आ गई थी रहने के लिए नागासाकी के। अब दोनों बहनें रह रही हैं, जिंदगी चल रही है। तभी उन्हें पता चला कि एक एनजीओ है, एक समाज सेवा का काम करने वाली एक संस्था है जो गरीबों की हर तरह से मदद करती है। तो ये भी मदद की उम्मीद में उस संस्था के पास पहुंची। उसने कहा कि हमने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लिया, एक सर पे छत हो अपना, किराए के पैसे बचेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी, घर बनाने में आप लोग कुछ मदद कर दीजिए, सुना बेसहारों की मदद करते हैं। संस्था ने देखा, उसने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। अब उन्होंने कहा आप ठीक घर बनाओ।
तो घर बनाने के लिए सबसे पहले जब ईंट की दीवार और बाकी चीज़ें खड़ी हो गई तो संस्था ने उसको अपनी तरफ से घर के पेंट रंगाई पुताई के लिए पहली किस्त में इंस्टॉलमेंट में एक पेंट भेजा सारा कि इस पेंट से आप पूरे घर की पेंटिंग कर लो। महीना बीता, पेंट वेंट हो गया। अब उसके बाद घर के फ्लोर व्लोर भी बनाने थे तो संस्था ने फिर अगली खेप में अगले इंस्टॉलमेंट में कुछ टाइल्स भेजे, कहा कि ये आप लगा लो। 2 महीने पहले ये सब कुछ हो गया लेकिन अभी भी घर पूरी तरह से तैयार नहीं। फिर नागासाकी ने एक रोज संस्था से जाकर मिली, उनके लोगों से मिली और कहने लगी आपने बड़ी मदद की है, अब हमें कुछ लाइट के सामान दे दीजिए, बिजली, पंखे, वायरिंग के लिए स्विच बोर्ड, बोर्ड। संस्था के लोग अच्छे थे, ऐसे लोगों की मदद करते तो उन्होंने कहा ठीक है हम भेजते हैं। अब नागासाकी इंतजार कर रही है कि तीसरी खेप कब आएगी इन सारी चीजों का। और तभी 19 दिसंबर की सुबह नागासाकी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में ये था कि जो आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट है जिसमें फैन है, स्विच है, बोर्ड है, वो हमने कोरियर कर दिया है और पार्सल से आपको मिल जाएगा। जब मिल जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। नागासाकी को लगा चलो अब तीसरा इंस्टॉलमेंट के तहत ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन पार्सल तो आया नहीं। अब रात हो गई, वो अपने घर पे है नागा तुलसी। जब रात का अंधेरा हुआ करीब 8-9 बजे तो अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक टेम्पो वाला है। टेम्पो वाले ने पूछा कि ये नाम नागा तुलसी आपका है, ये पता आपका? उसने कहा। उसने कहा जी हमें पार्सल देने के लिए आपके यहाँ डिलीवरी करने के लिए कहा गया है। नागा तुलसी के पास चूंकि ऑलरेडी उसी दिन व्हाट्सएप आ चुका था तो उसे मालूम था कि इसमें बिजली के सारे सामान हैं, वायरिंग एंड बोर्ड एंड पंखे वंखे। उसने कहा जी यही आप दे दीजिए। बाकायदा उसने उसको उतारा। नागा तुलसी ने उसकी मदद भी की, चूँकि वो भारी था, उसे लगा फैन वैन सब है, और वो घर के अंदर रखकर उस पार्सल को, और जो ऑटो वाला था वो चला गया। जाने के बाद अब नागा तुलसी ने कहा कि चले खोल कर देख लेते हैं सारा सामान है नहीं कि नहीं, क्योंकि फिर उस एनजीओ को बताना भी पड़ेगा क्या क्या भेजा है। अब उसने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की और फिर बॉक्स को खोल डाला। जैसे ही बॉक्स का ऊपरी पल्ला हटाया, नागा तुलसी की चीख निकल गई। अंदर एक शख्स की लाश पड़ी थी। बॉक्स के अंदर ठूंस कर वो लाश को रखी गई थी। मेल था, उम्र होगी करीब 40 साल के आसपास, लेकिन उससे आगे वो देख ही नहीं पाई। वो चीखती हुई बदहवास घर के बाहर आई। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, उसने इशारा किया। लोग बॉक्स से करीब गए, बॉक्स का ढक्कन खुला हुआ था। सभी की नज़र उस लाश पर पड़ी, सभी बदहवास। फिर उन्हीं में से किसी एक ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद अब नागा तुलसी के घर पर पुलिस वाले पहुंच चुके थे। पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा। अब उन्होंने पूछताछ की भाई कहाँ से आया, तो उसने बताया कि एक एनजीओ हमारे घर में जो भी मरम्मत का काम या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें मदद कर रहे हैं, और उसी एनजीओ ने हमें पहले पेंट भेजा, फिर टाइल्स भेजा, और फिर मैंने उनसे मदद मांगी। तो आज ही दिन में उनका एक व्हाट्सअप आया कि आपके पास ये भेज रहे हैं। अब उस एनजीओ का जो नाम था वो पुलिस ने नोट किया। वहीं थोड़ी दूर के दूरी पर उनका दफ्तर था। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद अब चूँकि व्हाट्सअप सारा मैसेज ले चुकी थी पुलिस, तो जाकर पूछा गया कि भाई आपने इस पते पर आज कुछ भेजा है बॉक्स। एनजीओ ने देखा पहले तो उसने कहा कि भाई व्हाट्सअप ही हमारा नहीं है, और दूसरा हमें अभी बिजली का सामान आया नहीं, अभी हम कैसे भेज सकते हैं। तो कहा गया लेकिन आपने पहले भेजा था, फिर आपकी तरफ से आया। उन्होंने कहा नंबर तो है लेकिन ये मैसेज नहीं गया हमारी तरफ से। फिर उनको बताया गया कि पार्सल में एक लाश है, उनकी भी हवा खराब। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। खैर अब पुलिस लेकर गई, उनको सारी चीज़ें दिखाई, अब पूछताछ शुरू हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। इस दौरान उसी बॉक्स के अंदर लाश के साथ जब पुलिस ने देखा तो अंदर में एक लेटर था बॉक्स के साथ और लाश के साथ, और उस लेटर में ये लिखा था कि तुम्हारे पति ने 2008 में, ये नागा तुलसी के लिए थी, जब शादी भी नहीं हुई थी, तो तुम्हारे पति ने 2008 में हमसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे।
वो पैसे उसने चुकाए नहीं, उसके बाद वो गायब हो गया। और अब वो 3 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ, ब्याज सूद के साथ 1,35,00,000 रुपए हो गए। तो 1,35,00,000 रुपए हमें दे दो, और वरना तुम्हारा अंजाम वही होगा जो इस बॉक्स या पार्सल के अंदर तुम देख रही हो, यानी अगली पार्सल में तुम होगी। अब पुलिस ने जब ये लेटर देखा तो उसने पूछा नागा तुलसी से कि भाई इसमें तो लिखा हुआ तुम्हारे पति ने 2008 में 3 लाख लिए, अब 1,35,00,000 हो गए इंटरेस्ट समेत, पता नहीं किस हिसाब से जोड़ा गया था, तो आप ये 1,35,00,000 रुपए दे दो। नागा तुलसी ने कहा मुझे तो इस बारे में जानकारी ही नहीं, इसलिए कि 2008 में तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। अब शादी से पहले उसने किससे पैसे लिए, क्या हुआ, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अब यहां भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस ने आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन में ये पता करना शुरू किया कि पिछले 3-4 दिनों में कुछ लोग गायब तो नहीं हुए। तो पहली चौंकाने वाली चीज तो नागा तुलसी के ही घर से बनी। पता चला कि नागा तुलसी का देवर 4 दिनों से गायब है। अब वो कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन लाश ऐसी भी नहीं थी कि शायद पहचान में ना है। तो शुरुआती जो है वो ये है कि नहीं, ये नागा तुलसी का देवर नहीं है, उसकी लाश नहीं है। पोस्टमार्टम जब डॉक्टरों ने किया तो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसमें यह है कि इस मरने वाले की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान है। लेकिन वो कौन है और उस लाश को यहां भेजने का क्या मतलब है? धमकी देने के लिए सिर्फ लेटर भी भेजा जा सकता था। उस धमकी भरे लेटर के साथ इस लाश को भेजकर कातिल क्या बताना चाहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो अगला जो हश्र होगा तुम लोगों का ऐसे ही होगा। और एक महिला को ऐसी धमकी, क्योंकि उसे मालूम है कि 10 साल से इसका पति तो साथ है नहीं, गायब है। तो फिर नागा तुलसी को ये धमकी क्यों, और उसी के पास ये लाश पार्सल में क्यों, और उसी के पास उसी के पति के नाम पे ये लेटर क्यों? अब आसपास के तमाम इलाकों में पुलिस छानबीन कर रही है कि कहीं से शायद कोई सुराग मिले, कोई गायब हो, लेकिन अभी तक कोई इसमें कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ 48 घंटे ही हुए हैं, तो इसीलिए अभी तक कुछ इसके बारे में पता नहीं चला है। लेकिन जो लाश है वो लाश किसी की तो है, किसी का तो कत्ल हुआ है। उस इलाके में जितने लोगों ने देखा या पुलिस ने पता करने की कोशिश की, तो वहां से कोई नहीं जानता उसको। अब सवाल यह है कि लाश किसकी है मालूम नहीं। जिस एनजीओ ने मदद की है अब तक काम कराने में, एक सेवा समिति है, उस सेवा समिति के लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, कई लोगों को उठाकर भी, कि सेवा समिति से इस महिला का क्या लेना देना, सेवा समिति की इस नागा तुलसी के पति से क्या लेना देना। तो अभी तक सेवा समिति के बारे में भी पूछताछ तो चल रही, कई लोगों को हिरासत में पुलिस ने ले रखा है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि पार्सल किसने भेजा। अब आसपास वहां पे तो नहीं, लेकिन दूर दराज में कई ऐसे जगह हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं। तो पुलिस उस ऑटो वाले की तलाश कर रही है जो ये डिलीवरी देकर वहां गया है, और पुलिस को यकीन है कि किसी न किसी कैमरे में ये ऑटो जरूर कैद होगा। टाइमिंग और डेट के हिसाब से 19 दिसंबर रात के 8 से 9 के दरमियान। तो ये जहां से भी आया और किसी एक में भी अगर ये फ्रेम में कैद हो गया, तो अगर ऑटो वाला मिलता है तो फिर ऑटो वाले के थ्रू उस शख्स तक पहुंचा जा सकता है जिसने ये पार्सल भिजवाया। तो अभी तक तो ऑटो वाले का सुराग मिला नहीं है, लेकिन जो गोदावरी की पुलिस है उसे यकीन है कि बहुत जल्द वो ऑटो वाले को ढूंढेंगे, बहुत जल्द वो इस पार्सल के रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। पूछताछ चल रही है, तलाशी का काम भी चल रहा है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद आज या कल तक में इसका खुलासा भी हो जाए। पर पुलिस इस बात पर खुद ही हैरान है कि भला कोई कातिल किसी की लाश को पार्सल से कैसे भेज सकता है। मैंने आपको पहले भी कई कहानी सुनाई जिसमें पार्सल, बम और बाकी चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन पार्सल में लाश, मतलब कुछ भी हो सकता है, और यही चीज़ें चौंकाती हैं। क्या कीजिएगा। लेकिन इसका जैसे ही खुलासा होता है, इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताऊंगा।